न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में शमसन जावेद और मेरी साथी मेजबान शीरी असलम की जानब से तमाम नाजरीन और आज के मेहमानों को खुशामदीद। याद रहे कि शीरी असलम एनसीएन टीवी की ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ वो एक ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। नाजरीन, किसी भी मुल्क में कम्युनिटी की तामीर और तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ में सियासत का एक अहम रोल होता है। सियासत ही कानून साजी, तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का तयन करती है। पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पर अक़लियतों को सियासत से दूर रखा गया है, जिसकी वजह से आज तक अक़लियतों की ना सियासी तरबियत हो सकी है और ना ही सही मानों में सियासी लीडरशिप सामने आ सकी है। अक़लियतों के लिए सियासी सिस्टम ना होने की वजह से वो आज तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं बेनहर यूसुफ गेल, जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बाकायदा हल्का बंदियों का रूट मैप दिया है। उनके साथ रवादारी तहरीक के चेयरमैन शमसन सलामत साहब हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है, फिर मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के साथ वो मुंसलिक हैं और इसी की कड़ी जो उन्होंने तहरीक रवादारी शुरू की हुई है, वो उसको एक तरह से मुख्तलिफ रवैयों को बेहतर करने के लिए ये काम करते हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब हैं, जो हाई कोर्ट के वकील होने के साथ साथ वो वुकला की तरबियत या फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ औकात में वो ऑफिशियल हाई ऑफिशियल के साथ मुख्तलिफ जो मेन इश्यूज हैं उनके साथ वो मुलाकात कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हम उनसे भी सियासत जो आज का मौजू है उनका एक कानूनी क्या पहलू है, इससे करते जाएंगे। तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का बाकायदा सेशन शुरू करता हूँ। तो 2 मिनट हैं हमारे पास जिसमें हमारे मेहमान जवाब देंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले बेनहर यूसुफ गिल साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये कहा जा रहा है कि जो एक मखलूत इंतखाबात हैं वो हमें कौमी दायरे में रखते हैं और जुदागाना हमें कौमी दायरे से बाहर ले जाते हैं। एक बात और भी करना चाहूँगा कि चूँकि 25 साल गुज़रे जुदागाना इंतखाबात में और फिर 20 साल हो चुके हैं, ये चौथी हुकूमत है जो इस मखलूत को चला रही है उसके तहत अक़लियतों के साथ। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हम मुतालबा तो कर रहे हैं, ये मुतालबा हमारा क्यों पूरा नहीं हो रहा? तो शुक्रिया के साथ बेनहर साहब। शुक्रिया जी सैमसन साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, न्यूकासल नेटवर्क का और आपकी टीम का कि आपने इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आज का ये प्रोग्राम इसको कॉल किया। और जो आपका सवाल है कि ये जो कौमी दायरे पे आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम तारीख की तरफ नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जिस वक्त ये हमें हमारी डिमांड के मुताबिक ये तरीका इंतखाब मौजूदा मिला, तब से लेके अब तक ये तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में ये चौथी असेंबली है। तो 4 इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें नून लीग ने भी अपना टाइम पूरा किया है, पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया है, काफ लीग ने उनके दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में उनका टेन्योर भी कंप्लीट हुआ 5 साल, और अब 5 साल दौर मुकम्मल होने जा रहा है। ये चौथी पार्टी है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान का दौर है हुकूमत। अब आप सिर्फ इस दौरान इन 20 सालों में होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं जिनकी मुतासरा कम्युनिटी जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है, और अब आप इनको काउंट कर लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये किस तरह का कौमी धारा है, या ये इसको हम कौमी धारा कहेंगे या हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो ये सिंपल सा ये एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनको चेक कर लें तो आपको नजर आ जाएगा
कि क्या हम इसे कौमी धारा कहना जायज है या हमें हमें अपने अपना व्यू पॉइंट है, अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है उन लोगों को जो इसे कौमी धारा मानते हैं। और दूसरी तरफ आपका सवाल था कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, इतनी देर से हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें ये हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इश्यूज जो है वो इन बिटवीन हमारी जो अपनी जो कम्युनिटी के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें चर्च है, जिनमें एनजीओज हैं, जिनमें जो सिलेक्शन सिस्टम के हामी हैं, जो अपनी आस लगाए बैठे हैं कि आने वाले दौर में हम जो पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, जिन्होंने अपनी फाइल्स एप्लीकेशंस जो है कैंडिडेट बनने के लिए वो कंप्लीट कर रखी हैं, वो तीसरा बड़ा फ्रीक वो लोग हैं। और चौथा ये सारे हम वो लोग हैं जो अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी हम चर्च की तरफ चले जाते हैं, उधर रुजू कर लेते हैं, कभी किसी एनजीओ को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी हम ये माइनॉरिटी विंग्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये मेन रीजन है कि हमें अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। हमें हमारे अंदर इश्यूज हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जिन पे हम कुछ प्रॉपरली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सा जो वे है, कौन सा पाथ है, कौन सी डायरेक्शन है जहां पे हम अपनी एफर्ट्स लगाएं और जिसके नतीजे में हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कौमी सतह पे कुछ इनकी बेहतरी का निजाम हो सके। जी बनहर साहब बहुत शुक्रिया। सैमसन सलामत साहब, यही क्वेश्चन आपके पास है, चूंकि आपने मखलूत ये भी कहा कि मखलूत इंतखाबात में रहकर हमें जो है एक हक दिया जाए वोट का, हम नुमाइंदे के, इसको भी मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मुख्तसर रखिएगा प्लीज। जी सैमसन सलामत साहब। सैमसन साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक मर्तबा फिर मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को क्यों लगता है कि हम अभी तक पाकिस्तान में कौमी धारे में शामिल हैं। हमें तो 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब लाया गया था, उसी वक्त पाकिस्तान की अकलियतें कौमी धारे से अलग होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में 1973 का आइन, मुरवजा आइन, जिसके तहत मुल्क चल रहा है, वो भी मुझे, आपको और अकलियत से ताल्लुक रखने वाले हर शहरी को कौमी धारे से अलग करता है। फिर 1985-86 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया, तो ये सच है कि उसके जरिए से अकलियतों को एक अलग खाने में डाल दिया गया। तो फिर आया मखलूत इंतखाबात, जो तकरीबन जिसको 20 साल हो गए हैं राइज हुए। मैं जाती तौर पर मखलूत इंतखाबात के तरीक़ेकार को सपोर्ट करता हूँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी दूरियां बढ़ी हैं शहरियों में, मजहब की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर, और जिसके नतायज बड़े मनफी निकले हैं और उसका नुकसान अकलियतों को बहुत ज्यादा हुआ है, उसमें अगर मखलूत इंतखाबात रहता है तो ओवरऑल पाकिस्तान की सोसाइटी को इसका फायदा होगा। लेकिन मखलूत इंतखाबात के साथ जो अकलियतों के साथ जो मजाक किया गया है पिछले 20 सालों में, बल्कि मैं समझता हूं कि हमने जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सियासी नस्ल कुशी करने की कोशिश की गई है। और वो ये है कि या तो आप हमें सीटें दे ही ना, लेकिन अगर देनी है आपने, क्योंकि आप कहते हैं अकलियतें मुकद्दस अमानत है, अकलियतें पाकिस्तान में जन्नत में रहती हैं, सबसे ज्यादा महफूज है, हमने सबसे ज्यादा उनको हक दिया हुआ है, तो आपने एक सोशल जस्टिस का जो फार्मूला है अफर्मेटिव एक्शन, उसके जरिए से कुछ मखसूस नशिस्तें जो है वो अकलियतों के लिए रखी हुई हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि वो मखसूस नशिस्तें जो है वो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बुनियाद पर फिल नहीं हो रही, वो सिलेक्टोक्रेसी की बुनियाद पर जो है वो फिल हो रही है। हो ये रहा है कि जो अकलियतों के लोग हैं, मैं, आप, हम सब ये फैसला नहीं करते कि जी हमारा नुमाइंदा किसको होना चाहिए। देखिए, ये उसूल की बात है कि जमहूरियत मुझे ये हक देती है कि मैं फैसला करूं कि मेरा नुमाइंदा कौन होगा, ना कि कोई सियासी जमात फैसला करे, या ना कोई एस्टैब्लिशमेंट फैसला करे, ना कोई इदारा फैसला करे कि मेरा और आपका नुमाइंदा कौन होगा। हो क्या रहा है, रातों रात जो है वो पता चलता है जी वो फलां बंदा जो है वो फलां पार्टी ने सिलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका कोई सियासी तजुर्बा नहीं है, जिसकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो हमें कहते हैं कि जी ये हमारा नुमाइंदा है।
ये बहुत बड़ा मजाक है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये सैमसन साहब, मुख्तसर क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा सा था, सिर्फ एक ये बता दें हमारी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि मखलूत तरीका इंतखाबात है नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तान में है नहीं है। ये मुतालबा मेरा ये क्वेश्चन था कि ये क्यों पूरा किया नहीं जा रहा, क्यों हमें अबहाम सिस्टम जो है वो दिया गया। सिर्फ आप आधे मिनट में प्लीज। देखिए सर, जो जी रियासत के जिम्मेदार हैं वो आपको एम्पावर नहीं देना चाहते। जी इसकी जी। बुनियादी वजह ये है, हम्म, वो अपनी मर्जी के लोग बिठाना चाहते हैं जिससे जिनसे वो अपनी मर्जी की बात जो है वो करवाना चाहते हैं। हम्म, सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है। और दूसरी, मैं बिनहुर साहब से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे अंदर के लोग जिनकी नजरें हैं अगली दफा इन्हीं आने की। सिलेक्शन सीटों पर हम्म, बैठ के पार्लियामेंट के अंदर जाने की, वो उनको ये निजाम सूट करता है। कोई पैसे दे के चला जाता है, कोई सिफारिश से चला जाता है, हम्म, कोई जो है वो दूसरे जराए जो है वो इस्तेमाल करके चले जाते हैं। तो वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम जी जो है वो बहुत चल रहा है। शुक्रिया। अब काशिफ अलेक्जेंडर साहब, काशिफ साहब आपने गुफ्तगू सुनी, आप एक कानूनदान हैं, आप क्या समझते हो जो ये बातें इन्होंने की, क्योंकि आपका मौकफ थोड़ा सा डिफरेंट आना चाहिए। जी 2 मिनट। सैमसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े एक पेचीदा और सेंसिटिव मैटर के लिए मुझे इनवाइट किया है कि मैं बात कर सकूं। सैमसन भाई ने भी बड़ी तफसीली बात की है और भिनोर भाई ने भी बड़ा अच्छा तफसीली बयान किया है। मैं कुछ कानूनी बात करूंगा कि हमारा जो कानून कहता है, जो आर्टिकल जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं 1973, उसका जो 222 आर्टिकल है वो हमें बताता है कि इलेक्शन जो है वो कैसे किस किस सीटों के ऊपर है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा। तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि डीलिमिटेशन, हदबंदियां, वो भी इलेक्शन कमीशन उसके मुतालिक अरेंजमेंट्स करेगा। और जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, और उसके अंदर बयान किया हुआ है जो अमेंडमेंट्स के साथ आया हुआ है कि अब हमारी जो सीटें हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट के मुताबिक ही हमारे नुमाइंदान आएंगे। पिछले 20 साल हो चुके हैं और बड़ी बुरी तरीके से मिनॉरिटीज की ये जो एक राइट था, राइट टू वोट जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी अहम चीज है कि हमें राइट टू वोट था, वो राइट टू वोट जो है वो हमारी अपनी सीटों के लिए खत्म कर दिया गया। हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो इस इस्तराब का शिकार है कि उसने, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ड्यूल वोट पे जाना है, कुछ कहते हैं जी हमें मखलूत ठीक है, कुछ कहते हैं कि जी नहीं हमारी जो सिलेक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। आज तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने अपनी राह कहाँ, किस साइड पे मुतयन करनी है। जो प्रैक्टिकल चीज है जो अब तक नजर आई है बतौर कानूनदान, बतौर वकालत के अंदर रहते हुए मैंने देखा है, मुझे पिछले 20 सालों से मेरी कम्युनिटी के लिए कोई कानून साजी नजर नहीं आई। और मेरी कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जिससे मेरा ताल्लुक है, उसने वो बुरी तरह सफर कर रही है। अदालतों में जब मैं उनके लिए इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाता हूँ तो मुझे कानून नहीं मिलता जिसके तहत मैं अपने साइलिन को इंसाफ लेके दे सकूं। जो मखसूस किस्म के कवानीन मौजूद हैं उनमें भी तरामीम के लिए किसी ने एफर्ट नहीं की। हमारी जो सिलेक्टेड जो पार्टी सिस्टम के अंदर जो लोग आए हुए हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी से बाहर नहीं जाते। अगर वो पार्टी पॉलिसी से बाहर जाएं तो उनको अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए वो हमारी कम्युनिटी को, जो हमारे मसाइल हैं, उसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरा आर्गूमेंट ये किया जाता है कि हम कौमी धारे के अंदर शामिल किया गया है। अगर हम कौमी धारे में शामिल होते तो मैं हल्का 133 से मेरा ताल्लुक है, तो वहां पे भी मैं अपने नुमाइंदा, जो अभी रिसेंटली मेरा यहाँ से नुमाइंदा जीता है मुस्लिम लीग नून का, जो उसके पास में जाऊं और फिर मुझे करना चाहिए कि यहाँ से मैं उसको कहूं कि मेरे कम्युनिटी का ये मसला है तो कौमी असम्बली में काइंडली मेरे बिल को फॉरवर्ड किया जाए और मेरे कौम के मसले को हल किया जाए। मुझे एक भी सब बात साबित कर दें कि आज 20 सालों में किसी मुस्लिम नुमाइंदे ने, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर क्रिश्चियंस हैं, जिसके वो वोट लेकर आता है, क्या कभी उसने उसको नालियों, सड़कों, कनेक्शंस, नौकरियों के अलावा, जो कि वो भी नहीं देता, वो के अलावा कभी कौमी धारे के लिए किसी कम्युनिटी के लिए कोई कानून साजी का एक बिल भी पेश नहीं किया।
अगर फोर्स कन्वर्जन का बिल आता है तो उसको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये नजरियाती काउंसिल के मुताबिक नहीं है, इस्लामिक व्यू के आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है, इसलिए कैंसिल है। कहीं पे मेजोरिटी एज के मुतालिक बात आती है तो वो भी नहीं होती। तो हमने जाना किसके पास है? क्या हमने अपनी कौम की राह मुतय्यन करनी है कि हमने नालियां, नौकरियां, रोटी और राशन तकसीम करने के अंदर अंदर ही रहना है? कानून बड़ा पेचीदा कर दिया गया मिनॉरिटीज के लिए। हमें जरूरत है कि हर सूरत में आर्टिकल 51 के अंदर तरमीम लाई जाए, आर्टिकल 52 में तरमीम लाई जाए, डिलिमिटेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्लियर किया जाए, ताकि हम, अगर ये हमारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान का सफेद हिस्सा मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे एक बात बताएं, फिर हमें राइट भी डबल होना चाहिए ना। एक साइड के ऊपर पाकिस्तान के झंडे का एक मखसूस हिस्सा हम लोग हैं, तो चाहिए ये है कि अगर हमें कौमी धारे में रखना है तो ड्यूल वोटिंग सिस्टम में हमारा राइट होना चाहिए। हम अपने हल्के से मुस्लिम नुमाइंदे को भी इलेक्ट करें और अपनी कम्युनिटी के क्रिश्चियन नुमाइंदे को भी इलेक्ट करें, ताकि अगर वो हमारे वोट से आया होगा तो उसके पीछे वोटिंग पावर होगी और फिर वो हमारे कवानीन की जो हमें जरूरत है कम्युनिटी को, उसकी अंदर इम्प्रूवमेंट्स और उसकी तरामीम में मददगार साबित हो। काशिफ साहब, ईरी आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगी कि कहा जाता है कि दोहरा वोट जो है वो गद्दारी के मुतरादिफ है, या वो छूट नहीं करता, या आइन के बिल्कुल मुखालफ है। ये शीरी असलम साहबा ही आपसे पूछेंगी। तो मैं अगले जो नेक्स्ट है वो शीरी असलम साहबा को ही फराज देता हूं कि वो क्या पूछना चाह रही हैं। जी, सबसे पहले तो आपने जो बड़ी अच्छी बात की है कि आप इन सारों के लिए बड़ा पेन फील कर रहे हैं। मैं जो अभी काशिफ साहब की ही बात को आगे लेके जाना चाहूंगी, और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, काशिफ साहब से। वो कि मुझे भी वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि क्लैप बनी हुई है, आप लोगों की जब क्लैप उस वक्त भी मौजूद थी जब ये सारी इस पे लेजिस्लेशन हो रही थी, तो क्या उस वक्त क्लैप ने कुछ इसके लिए काम किया? मतलब कि हमारी जो हद बंदियां हो रही थी, या हमारी जो वोट का जो हमें जो राइट नहीं दिया गया, सिलेक्शन सिस्टम आ गया, तो क्या उसमें क्लैप ने कोई किरदार अदा किया था? ये वैसे तो मुशर्रफ दौर के अंदर ये मामलात हुए थे। उस वक्त क्लैप की एक अब तादाद काफी बड़ी है, लेकिन जिस जमाने की बात आप कर रही, उस वक्त हम एक बड़ी थोड़ी तादाद में थे। उस वक्त 100 से भी नीचे वोट थे हमारे, और वी वर इन अ वेरी लिटिल पोजीशन। तो उस वक्त पहली बात है, ये किसी ने बताया ही नहीं था, ना किसी ने मशवरा किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था कि अचानक ही मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर आगे कि हमने कौमी धारे के अंदर शामिल करना है। और हमें किसी से भी मुशावरत, मेरा नहीं ख्याल में, मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है कि मुशावरत की हो कि वहां पे सिलेक्शन सिस्टम लेके आना है। उस वक्त एक अचानक, आपको पता है जब एक डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो उस वक्त वो किसी से पूछता नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, उस वक्त उस मुशावरत पे चलते हुए उसको डिलिमिटेशन में चले जाते हैं। तो इस वक्त भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है और आज तक वो चल रहा है सिस्टम। नहीं, तो अभी आपने कोई इसको कुछ लेके गए हैं अपने इस बिल को कि हम इसको मैं जरा आपको बताता हूँ, हवाले से? 2017 के अंदर तारिक सी कैसर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल में मूव किया था, बट वो बिल ही सिर्फ मूव हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। उसके अंदर दोहरे वोट की बात थी और उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकी थी। इसके अलावा मेरा जहां तक नाकस इल्म है, ये नॉलेज है, उसके मुताबिक ये सालक साहब थे वे ये के सालक साहब उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की थी, और वो रिट बैडली डिफ्यूज हो गई थी और बैडली कंटेस्टेड थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट उनकी जो है वो खारिज कर दी थी। और उसके बाद उनको कहा था कि ये कौमी असम्बली का मैटर है और कौमी असम्बली के अंदर जाया जाए और वहां पे इसको मूव किया जाए। बड़ा शॉर्टली काशिफ साहब बताइएगा, दोहरा वोट क्या गद्दारी के जुमरे में आता है? कभी भी नहीं आता, किसी सूरत में नहीं आता। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। आजाद कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आजाद कश्मीर के अंदर वोटिंग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इलेक्टोरल एक्ट 1974 है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के ने आजाद कश्मीरियों को दोहरे वोट का अख्तियार दिया हुआ है। वो अपने आजाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी आजाद कश्मीर के अंदर वोट कास्ट करते हैं, और जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर रहते हैं उसके तहत उस पर डिटेल फैसला आया हुआ है, उसके तहत वहां पे पाकिस्तान में भी वोट कास्ट करते हैं। आपको पता
आजाद कश्मीर का अलहदा असम्बली है, अलहदा वजीर आजम है, अलहदा सदर है, अलहदा उसकी तमाम प्रोसीजर है। यानी इन अ वे आजाद कश्मीर इन फ्यूचर एक अलग मुल्क बन जाना है, और वो तो शायद इसको लेकर जाते हैं। हम पाकिस्तानी तो अलहदा कोई कौम नहीं, अलहदा कोई मुल्क तो नहीं बनाएंगे ना, तो मतलब हमें दोहरा नहीं, आप रिलीजन की बात करिए। मैं आपको थोड़ा सा, आप रिलीजन के साथ उसको कंफ्यूज कर रही हैं। देखिए, एज अ पाकिस्तानी आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाय द रिलीजन अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, मेरा आईडी कार्ड है, उसके मुताबिक मुझे राइट दिया गया, राइट टू वोट। लेकिन सेकेंडरी बात आ जाती है व्हेन आई नीड माय ओन मेंबर्स टू, मुझे अपने मेंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। आजाद कश्मीरी रिप्रेजेंटेड इन देयर ओन असेंबलीज एज वेल they have the right to cast a vote in their own constituency if they are living in the Pakistan. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आऊंगी सैमसन सलामत साहब की तरफ। सैमसन साहब, आप बताइए मुझे कि ये जो अकलियतों के लिए कोई अभी हम लोग एक बना रहे हैं, एक रोड मैप, मैं तो समझ रही हूँ अभी आंख खुल रही है हम लोगों की, तो क्या आपकी निगाह में कोई ऐसा तरीकाकार इंतखाब है जो अकलियतों के लिए मौसर हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल है अकलियतों के लिए। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि जो मौजूदा तरीकेकार है वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। ये जो सिलेक्टेड सीटें रखी गई हैं, ये सोशल जस्टिस का जो फार्मूला है, अफर्मेटिव एक्शन, उसके जरिए दी गई है, लेकिन इनको जो फिल करने का तरीका है वो सही नहीं है। इसलिए अगर ये हम पे कोई एहसान कर रहे हैं कि ये नुमाइंदगी हमें दें, तो फिर उस नुमाइंदगी को सही तरीके से देना चाहिए। ये नहीं है कि जिसको मर्जी पकड़ के जो है वो पार्लियामेंट में बिठा दें और कहें कि ये आपका नुमाइंदा है, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। हमारी तजवीज ये है कि मखलूत इंतखाबात के साथ साथ अकलियतों को डिवीजन की सतह पर जो है वो डिवाइड करके वहां अकलियतों के लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इलेक्शन करवाया जाए, और डिवीजन से जो है वो इलेक्टेड लोग जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। अब पहले जो सेपरेट इलेक्ट्रेट में होता था कि एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा है और उसने पूरे पाकिस्तान से जो है वो वोट लेने हैं। अब अगर बहावलपुर डिवीजन के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं आपस में, तो उस डिवीजन के लोग उन लोगों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उन तक पहुंचना उनके लिए आसान है। तो हम समझते हैं कि अगर आप जो कहते हैं कि अकलियतें मुकद्दस अमानत है और हमने इनको जन्नत में रखा है, तो फिर दोहरा वोट देने मांगना जो है वो आप इसको गद्दारी क्यों कहते हैं? गद्दारी तो ये अकलियतों के साथ हो रही है कि आप उन लोगों को अकलियतों का नुमाइंदा कहते हैं जिनको अकलियतों ने कभी वोट ही नहीं दिया, अकलियत उनको जानती भी नहीं है। गद्दारी तो अकलियतों के साथ हो रही है। दोहरा वोट मांगना जो है वो गद्दारी नहीं है। अगर आप कश्मीरियों को दोहरे वोट का हक दे सकते हैं तो अकलियतों के लोग तो पाकिस्तानी हैं, वो तो कहीं से उठकर नहीं आए, वो तो इसी धरती के बेटे और बेटियां हैं। तो जब आप कहते हैं कि अकलियत मुकद्दस अमानत है, तो फिर उसको प्रूव करने के लिए आपको यही बेहतरीन तरीका है कि आप जितनी डिविजन्स हैं पाकिस्तान में, डिवीजन वाइज एक सीट जो है वो मुकर्रर कर दें और उस डिवीजन में इलेक्शन करवाकर वो लोग जो है वो इलेक्ट होकर अपने लोगों से वोट लेकर वो असेंबली में पहुंचे, फिर जो है वो मजा आएगा। जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इजाफा करता चलूं, क्योंकि ये गुफ्तगू कुछ ऐसी चली गई है, कुछ हमारे नाज़रीन हमारे साथ कर रहे हैं कि कश्मीर को और पाकिस्तान को मिक्स ना करें। ये अपनी जगह, फिर कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। ये मुतालबा जब मखलूत हुकूमत बेनज़ीर के टाइम पे आई थी, हामिद नासिर चट्टा, उस वक़्त जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानियों के पास, मुसलमानों के पास तो एक वोट का हक है, तो हम मसीहों को 2 वोट का हक कैसे दें। ये उन्होंने कतई नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है, या इसकी मैं अपनी राय तो नहीं दूंगा, लेकिन श्री मेरी आपकी इजाजत से मैं ये क्वेश्चन बेनहर साहब की तरफ ले जाना चाहूंगा कि बेनहर साहब, ये जो नारा दोहरा वोट का जो कहा जाता है, दोहरे वोट के साथ हम पाकिस्तानी नहीं रहते, खुदा न खास्ता या हम महाजरों की कैटेगरी में आते हैं, ये आप किस तरह से दलाइल देते हैं या किस तरह से ये सोचते हैं कि ये जो दोहरा वोट है वो हमारे लिए
नहीं है, खुदा न खास्ता हम मुहाजिर नहीं है। ये आपका कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है? जी शमसन साहब, मैं आर्टिकल 25 जो इक्वल सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है, एक तरफ मैं कहता हूं कि मैं बराबर का शहरी हूं, बराबर का पाकिस्तानी हूं। अभी काशिफ साहब ने मेरे ख्याल एग्जांपल दी है पासपोर्ट की, कि मेरा हरा पासपोर्ट है और उसके ऊपर आपके मजहब का खाना दर्ज है काशिफ साहब, और आप कह रहे हैं कि मैं मजहबी तौर पे कुछ, आपने कुछ ऐसा बोला है कि मैं शायद मजहब को सामने रख के कुछ नहीं मांगना चाहता या कहना नहीं चाह रहा, तो पासपोर्ट के ऊपर मजहब का खाना दर्ज है। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ आर्टिकल 226 का, 226 का, जो बड़ा क्रिस्टल है, क्लियर है, वाजे है, उसमें कोई अबहाम नहीं। वो कहता है जी कि कोई भी इलेक्शन है वो खुफिया रायदही से होना चाहिए, थ्रू सीक्रेट बैलेट। और हम सिर्फ सिंपली आर्टिकल 226 को उसकी असल रूह के मुताबिक उसको लागू होने की बात कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए और हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर हमें राइट ऑफ वोट दिया जाए। और जो आपका क्वेश्चन है कि ये डबल वोट, मैंने नहीं कहीं से सुना या मुझे नहीं पता ये कौन लोग कह रहे हैं कि ये गद्दारी है या नहीं है। सिंपली बात इतनी सी है कि हम अपनी तरफ से क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जितनी भी, जहां पे भी हमें वजाहत देने की ये हमें जरूरत महसूस हुई है, तो हमने यही बताया कि ये काबिल अमल नहीं है दोहरा वोट। जब आप इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो काबिल अमल नहीं है कि आपको 1974 में भुट्टो साहब ने अहमदियों को डिक्लेयर किया है नॉन मुस्लिम, तो वो अपने आप को कंसिडर करते हैं मुस्लिम। पूरी दुनिया में वो मुस्लिम की कैटेगरी में काउंट होते हैं। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉन मुस्लिम। आप किस तरह ये मान सकते हैं कि हिंदुओं को और खुसूसन अहमदियों को वो दोहरा वोट दे दें कि एक मुस्लिम शहरी एक वोट कास्ट करे और जो गैर मुस्लिम जो है वो 2 वोट कास्ट करे? तो आपके ये तजादात जब तक खत्म नहीं होंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म नहीं होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि सैमसन सलामत साहब ने बात की है कि ये गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही, ये नहीं हमें देना चाह रहे। उनकी तरफ से कभी इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं उठाया गया। ये जब भी बात होती है, ये हमारे अपने जो है ना, ये डिवीजन क्रिएट करते हैं, ये रूमर्स क्रिएट करते हैं और कुछ सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम चलते हैं, सुनी सुनाई। तो मैं तो बड़ी मुख्तसर और इख्तिसार के साथ आपको बात बता रहा हूं कि आर्टिकल 226 के मुताबिक आपको जुदा करना, सेपरेट इलेक्शन वाहिद एक इलेक्टोरल सिस्टम है जो आपको कौमी दायरे में रहता है। कौमी दायरे की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि जब इलेक्शन होता है, जब आप वोट कास्ट करते हैं और जब वो आपका कैंडिडेट जीतता है जनरल सीट वाला, तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो देखा जाता है कि कौन सी पार्टी जो है जिसको सीटें ज्यादा मिली हैं, उसको मैंडेट उसका होता है कि वो गवर्नमेंट बनाए। तो जब जो गवर्नमेंट हुकूमत बनाने की जो हुकूमत साजी का जो अमल है, प्रोसेस टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उस दौरान जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नंबर ऑफ एमएनएज, नंबर ऑफ एमपीएज वो होते हैं, तो वो उनका रोल होता है, वो स्टेक होल्डर होते हैं, जेन्युइन स्टेक होल्डर, जो गवर्नमेंट बनाते हैं अपने वोट के जरिए से, जो पार्लियामेंट में वोट कास्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ। आपके पास 37 सीट्स हैं, यानी नॉन मुस्लिम जो रिजर्व सीट्स हैं, टोटल 4 सेनेट की, 10 कौमी असेंबली और 9 पंजाब में, 9 सिंध में, 8 पंजाब और 3 केपी और मेरे ख्याल बलोचिस्तान में। तो ये 37 सीट्स जो है, 37 सीट्स, इनका क्या रोल है, इनकी वैल्यू क्या है, इनके पास क्या है? सिर्फ सिंपली उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, तो वो जो हुकूमत साजी का मरहला है उससे बाहर होते हैं। सादा सी बात है कि जो हुकूमत साजी में जिनका रोल नहीं है वो कभी भी लॉ मेकिंग में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, जिसको हम सब के सब बात कर रहे हैं कि ये कानून बना दे, फलां कानून बना दे, फलां कानून बना दे। तो क्वेश्चन सारे हमारे होते हैं अपने जो सिलेक्शन वाले हैं जिनको हम मानते ही नहीं है, तो हम उनसे सवाल क्यों नहीं करते, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको कुछ लोग कहते हैं जी यही हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देते हैं, तो कहां पे वो आपके साथ खड़े होते हैं? कौन सी, ये काशिफ साहब ने खुद मिसाल दी है कि कोई लॉ मेकिंग में, कोई लेजिस्लेशन में कोई आपको सपोर्ट नहीं करती, कोई पार्टी नहीं सपोर्ट करती। तो ये जब तक जारी रहेगा, तब तक, जब तक आप अपना राइट ऑफ वोट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते। और सेपरेट इलेक्शन की आपके पास हिस्ट्री मौजूद है, 5 जुदागाना इलेक्शन हो चुके हैं, 85 और 88 और 1993 और 97 में। तो ये तो बेड़ा गर्क हो गया हमारा तब जब चर्च ने लीड किया पॉलिटिकल डायलॉग्स को, ये 2000 में,
जब ये खसूसी तौर पे मैं जिक्र करूंगा जी, कैथोलिक चर्च की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि हम इसके ऊपर अपनी कैंपेन करेंगे, इसके खिलाफ, ये जो जुदागाना सिस्टम है इससे जान छुड़ाई जाए और हमें तरीका मखलूत, आपकी मन मर्जी, आपका पसंदीदा निजाम आपको दे दिया गया जो आपने मांगा था। तो अब भी आपको समझ नहीं आ रही कि ये पिछले 20 सालों में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सिंपली बात यह है कि आप हल्का बंदियां ले लें, और ये आसान तरीका है और ये काबिल अमल तरीका है, यही आपको मिलना है। दोहरा वोट आपको नहीं मिलना, आप इस धोखे में से निकलें और कौम को भी निकालें। ये खुदारा रहम करें कौम के ऊपर। और आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करें कि हम जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दें कि 21वीं सदी के दौर में मजहब की बुनियाद पर सियासत करना क्या जमहूरी तरीका है? अगर नहीं हो तो फिर मसीही सियासी जमातें मजहब की बुनियाद पर सियासत क्यों कर रही हैं? मजहब की बात पे क्यों सियासत करनी है जी? मजहब की बात पे तो सिर्फ हमारी सीटें हैं कि ये इनकी नुमाइंदगी हो सके। ये कौमी सतह पे ये क्या जमहूरी तरीका है मजहबी तौर पर सियासी जमात बनाना? तो क्या ये जमहूरी तरीका है? क्या हम इसको कौमी धारे में शामिल अपने आप को समझते हैं? जी, पाकिस्तान में यही सूट करता है। ये देखें, जब मैं थोड़ी सी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। कांग्रेस उस वक्त मौजूद थी और कायदे आजम ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसे एक सेकुलर जमात कहा जाता है। और कायदे आजम के बारे में जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है, माशरती सोशल स्टडी में, हिस्ट्री में, वहां पे हमने ये पढ़ा है कि कायदे आजम ने हिंदुओं का मुतासबाना रवैया देखकर ऑल इंडिया कांग्रेस को खैरबाद कहा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग बनने के 7 साल बाद कायदे आजम मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तो वो फेथ बेस्ड पार्टी नहीं थी उस वक्त। 1913 के बाद 1929 या गालबन 1930 में कायदे आजम ने 14 निकात पेश किए। ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और सबक सीखना चाहिए। और जो 14 निकात है उसमें कायदे आजम ने सेपरेट इलेक्शन का डिमांड की और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की, और उन्हें मिल भी गई। हिंदुओं के मुकाबले में जनरल सीट्स के ऊपर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत सकते थे। ये सेम अभी इस वक्त हमारी सूरत हाल है कि हम वोट इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, जनरल सीट पे जीत नहीं सकते। तो हमारी रिजर्व सीट्स जो रखने का मकसद है ना, रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम, वो इसीलिए रखी गई हैं कि इनका जो मेन स्ट्रीम है, जो जहां पे लॉ मेकिंग, जो कानून साजी होती है, वहां पे इनकी ये शमूलियत हो, ये अपनी बात कर सके अपनी कम्युनिटी के लिए। तो आपका क्वेश्चन है कि ये एसपी सिंघा ने क्यों की? देखें, उस वक्त भी सब्ज बाग दिखाए गए थे कि आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। कुछ लोग 11 अगस्त की तकरीर का रेफरेंस देते हैं, और मैं उन्हें कहता हूं कि 11 अगस्त की तकरीर के अलावा भी कायदे आजम ने बहुत सी तकारीर की हैं, उनको भी पढ़ लिया करें, जरा उनके ऊपर भी ध्यान डाल लिया करें कि कायदे आजम ने क्या कहा। आप 2 कौमी नजरिए को खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान से, आप आर्टिकल 2 को खत्म कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आप ये अहमदियों को गैर मुस्लिम जो डिक्लेयर किया गया 1974 में, इसको खत्म कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो हकीकत है, इनको मान लें जो टू नेशन थ्योरी है। पाकिस्तान में कुछ मारूजी यहाँ पे जो जमीनी कायंगे हैं, उनको देखें ग्राउंड रियलिटीज को। जब मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, ये मुशर्रफ ने खुद डिजाइन नहीं किया या खुद नहीं उसमें बात शामिल की कि ये अकलीतों को ये वाला तरीकाकार दे दिया जाए। ये हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो वो जब उन्होंने ठीक है विनोद साहब, यही हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे। सैमसन सलामत साहब से मैं बात करूंगी, मैं चाहूंगी कि इसको कंटिन्यू करें, बाकी चीजों को मैं शीरी मजहबी बुनियाद पर हम सियासत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी। मैं बुनियादी तौर पर जमहूरियत या रियासत के निज़ाम में मजहब के इस्तेमाल का शदीद मुखालिफ। मैं थियोक्रेसी का मुखालिफ हूँ। थियोक्रेसी ने यूरोप को बर्बाद किया, थियोक्रेसी पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रही है, और थियोक्रेसी की सियासत जो है वो हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर रही है। देखिए, मजहब की सियासत की बुनियाद पर सीटें मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर सीटें ना दे, तो फिर पाकिस्तान को सेकुलर रियासत बना दें, फिर पाकिस्तान के आइन को सेकुलर आइन बना दें, फिर जो मसीहियों को और दीगर अकलियतों को दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी बनाया हुआ है और मजहब की बुनियाद पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डाली हुई उनको भी निकाल दे। हम सेपरेट सीटें नहीं मांगते, हम तो कहते हैं हमें उनकी जरूरत ही नहीं है।
आप कॉन्स्टिट्यूशन से सादक मोहम्मद और सादक मसीह में फर्क खत्म कर दें तो सीटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि आप किसी भी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के हलके में सादक खान की जगह सादक मसीह को खड़ा कर दें, कोई उसको वोट नहीं देगा। इसलिए इन सीटों की जरूरत पड़ती है। तो कह हम ये रहे हैं कि अगर आप सीटें दे ही रहे हैं तो उन सीटों को फिल करने का कोई बकायदा तरीकेकार जो है वो ढूंढे, जिससे अकलियतें जो है वो मुतमिन हो, जो अपने वोट के जरिए से उनको इलेक्ट कर सके। ये अहम है। तो बाकी मैं नहीं समझता कि मौजूदा सेटअप के अंदर जब पाकिस्तान का आइन मजहबी है, पाकिस्तान की रियासत का सारा ढांचा मजहबी है, उसमें आप अकलियतों को जो है उनके मजहब की बुनियाद पर, कम्युनिटी की बुनियाद पर सीटें देना जो है वो गैर जमहूरी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गैर जमहूरी बात है। जी शेरी, मैं एक बात करना चाहूंगा कि 1973 के आयन जब शुरू हुआ, जब मखलूत इंतखाबात आए, भुट्टो साहब के ये प्रैक्टिस जो है वो नॉमिनेशन की 2 साल के लिए थी कि कितना वो चेंज देखते हैं माशरे में, या कितने तासुबात कम होता है या नहीं। असल में मखलूत का वो ले जाना ये चाह रहे थे कि पार्टी इलेक्शन लड़ाए उसको, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इम्पॉसिबल है, मुस्लिम कभी भी किसी क्रिश्चियन को वोट नहीं देगा, तो तब ये इस तरह आया। लेकिन मैं एक जरूर गोशगुजार करूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी एक रिसर्चर हूं, कि वक्त और हालात को और सूरत हाल, क्या सूरत हाल है, इसको देखना बहुत जरूरी होता है कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। हम अगर कहते हैं कि हमें पार्टी खड़ी करे, ये एक यूरोप जैसे है, यहाँ पे कभी मजहब को नहीं लिया जाता, पार्टी को लेते हैं। लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है। सॉरी, क्योंकि मैं होस्ट भी हूँ। अच्छा, मैं बिनहोर साहब की तरफ दोबारा आऊंगी। मैं सिर्फ ये पता करना चाहती हूँ, इधर से हम पार्टियां बना लेते हैं, इधर से हम सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बहुत से लीडर यहाँ पर पार्टीज बनाते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं, फिर वो बाहर जाके उनके बीवी बच्चे या वो खुद असाइलम सीकर बन जाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हम आगे चला सकते हैं? बिनहोर साहब, आपसे बात कर रही हूँ। मैं पहले जो मेरा थोड़ा क्वेश्चन, मेरा आपका जो पिछला सवाल था उसमें मेरी एक बात रह गई थी कि पाकिस्तान माज़ वजूद में आया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के महज 41 सालों के बाद। 1906 से लेके तो 1947 आप काउंट कर लीजिए। हमारी ये 5वीं जनरेशन है यहाँ पे पाकिस्तान में। एक वो लोग जिनका आपने जिक्र किया, एसपी सिंघा, जो उस वक्त जिनका रोल था पाकिस्तान बनाने में कायद आजम के साथ, जो उस वक्त जवान थे 1947 में, और हर 20 साल बाद एक नई पीढ़ी, एक नई नस्ल आ जाती है। तो आप देख लें, ये हमारी 5वीं नस्ल है, 74 साल हो गए हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आपने क्या खोया, क्या पाया? आप हिस्ट्री देखेंगी तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरी तरफ आपका ये जो सवाल है कि जो लोग असाइलम ले लेते हैं और जो पार्टी बनाते हैं, थोड़ा मुझे जरा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। मैं कह रही थी कि लोग यहाँ पे बड़ा काम करते हैं, कहते हैं कि हमने यहाँ पे सियासत में आ रहे हैं या हम पार्टी बना रहे हैं, और बाद में वही लीडर्स वो बाहर चले जाते हैं और फिर वापस भी नहीं आते, ख्याल भी नहीं करते, या वो बाहर से बैठ के कोई वो जो कहते हैं ना हाई कमीशन बने होते हैं या वहां से ऑर्डर इश्यू कर रहे होते हैं। तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक इन सारी सियासत की। ये मेरा ख्याल है, ये जो एक लेमैन कॉमन पर्सन है ना, उसके समझने की बात है कि वो उसने दुरुस्त इंतखाब कैसे करना है अपनी लीडरशिप का। तो यही हम कह रहे हैं कि जब हमें सेपरेट इलेक्शन मिलेगा, जब हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे अपने कैंडिडेट के साथ ग्रास रूट लेवल से, लोकल बॉडी से, जब वो ग्रो लर्न करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे आएगा, नेशनल लेवल तक जाएगा, तो हमें वोटर को भी समझ आ जाएगी कि हमारी जेन्युइन ट्रू लीडरशिप कौन है, जिनकी वफादारियां कौम के साथ है और जो कौम, जिनका उठना बैठना और सब कुछ कौम के साथ है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप गुजर के तो इन चीजों को समझ पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे इस निजाम के, जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, कि इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर देखें आप, मैं कुछ लोगों की मिसाल देना चाहूंगा। अकरम गिल हैं, और जिस तरह एक मजहबी तरफ से अनवर फजल हैं, और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, जिन्होंने मजहबी तौर पे क़यादत की, या जिनको लोग फॉलो करते हैं, या जिनको पॉलिटिकली लोगों ने फॉलो किया है। और जब
वो गए हैं और जब जो आप बात पूछना चाह रही है, मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा रिप्लेस होता है या चला जाता है तो उसकी जगह लेने वाले बेशुमार लोग हैं। आप जैसे लोग हैं, काशिफ साहब हैं, ये सैमसन सलामत साहब बैठे हैं, तो जो हमें तो उनको देखना है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और जो आपका जो मेरा ख्याल में थोड़ा सा एक तंज है या गिला है इसमें, जो बाहर बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी अगर आपको ये तंज लग रहा है, शेरी साहबा, मैं एक बात जरूर करूंगा। बहुत दिल की सारी आवाज हमारी तरफ से कम्युनिटी के लिए, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो मैंने देखा है। आप जितने भी मुस्लिम लीडर हैं या बड़े हैं, उनकी सारी की सारी फैमिली यहाँ पे यूरोपियन, अमेरिका, वहाँ पे आबाद है। सारी की सारी स्टडी उनकी हो रही है, चाहे वो दाढ़ी या मुल्ला है या दूसरा, उनकी सारी फैमिली मोस्टली वो बाहर हैं। लेकिन आई डोंट नो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे सवालात क्यों उभरते हैं कि ये चले जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। आपको पता है कि इनकी एसपी सिंघा, उनकी वाइफ सारी हालात और वाकया से यहाँ से चली गई। उनके बाद ये जो पहले कानूनदान थे वो भी इसी बात पे कि हमें तो सेपरेट कर दिया, यहाँ से बिल्कुल चले गए थे। अभी काशिफ साहब को बहुत कम वक्त मिला। जोगिंदरनाथ मंडल की बात कर रहे हैं आप, सैमसन साहब, आप जोगिंदरनाथ मंडल की बात कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ कि वो चले गए थे यहाँ से। फिर हमारे लीडर कई ऐसे चले गए जो जिन्होंने देखा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ये बड़ी लंबी बात चली जाएगी। तो काशिफ साहब हम काशिफ साहब की तरफ जाएंगे। सैमसन जावेद साहब, हम काशिफ साहब की तरफ जाएंगे। तो काशिफ साहब से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान का आइन जो है अकलियतों को मजहबी तौर पर अलग करता है? क्योंकि जो मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई इतनी। लेकिन क्योंकि हमें वो राइट्स मिलते नहीं है, कुछ हमारे पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आता। तो आप बताएं, आप वकील हैं, आप तो रोज ऐसे केसेस देखते हैं, तो क्या हमारी जो मजहबी अकलियतों को आईनी और कानूनी और सियासी तौर पर अलग करता है आइन? बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं गिल साहब की एक बात कहूंगा। उनके आर्गुमेंट्स के अंदर ही मेरी जो चीज थी उसका बड़ा क्लियर जवाब था। देखिए, आई एम टोटली फुल ऑफ, मैं इस बात का सपोर्टिव हूँ कि इलेक्शंस के दौरान जो सीक्रेट बैलेटिंग है 226 आर्टिकल के तहत, ये मेरा राइट है कि मैं अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करूं और वो मेरा नुमाइंदा मुझे कौमी असम्बली के अंदर रिप्रेजेंट करे। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये था कि क्योंकि हमारे 37 सीटें हैं, वो एक पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी जगह पर अपनी कानून साजी करवा सके। देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मखलूत के साथ साथ हम दोहरे वोट की बात कर रहे हैं, जो अभी आपने भाई ने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि जब हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे तो उसमें नाज़िम और नायब नाज़िम के वोट हम लोगों ने खुद दिए थे, लेकिन साथ साथ हमारी कम्युनिटी की भी सीट थी। लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर ये तजर्बा हो चुका है और उसके बड़े अच्छे फ्रूटफुल नताइज भी थे। वो फ्रूटफुल नताइज जो है वो हमें कौमी असम्बली के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करें, मैंने लफ्ज बोला है अगर हमारे में कंसेंसस हो जाए और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके प्रैक्टिकल फ्रूटफुल नताइज मिले हैं हमें। मैं उसकी एक जनरल आर्गुमेंट के साथ एक बात करता हूँ, कानूनी बात के अलावा। अगर हमारे नुमाइंदगान, जिस तरह अहमदियों की बात की है, बहुत सारे अहमदी तो अपने आप को इस मुल्क में डिक्लेयर ही नहीं करते कि हम अहमदी हैं। वो अपने आप को एज अ मुस्लिम वोट करते हैं। वो तो बाहर जब उन्होंने असाइलम लेना होता है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, देन दे विल डिक्लेयर दिस कि वो अहमदी हैं। जितना सिलेक्टिव सिस्टम के अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी ने फायदा उठाया है, किसी भी कम्युनिटी ने नहीं फायदा उठाया। क्रिश्चियन कम्युनिटी सप्रेस हुई है और सेंसस के अंदर भी आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी वो उसने इन्हांसमेंट ली है और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी उसको डिप्रेस किया गया। मैं 100% गिल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन के जरिए हमारी डीलिमिटेशंस होनी चाहिए और साथ साथ इलेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन साथ में दूसरे वोट की बात इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी बहुत सारी लोकल मजबूरियां हैं जो हमने अपनी जिस हल्के से हैं हमने वहां से भी करना होता है अपने आप को, जिसकी प्रैक्टिकल मिसाल हमारी लोकल बॉडीज इलेक्शन में आई है। अब नो डाउट कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत सारी तरामीम कर दी है और उसको भी मैंने अच्छी तरह पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर और किसी किस्म का कमेंट नहीं करूंगा।
जो मजहब के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बिल्कुल क्लियर कट लगा करता है, क्योंकि एक बात ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 100% मजहबी है। किसी आपकी ये दिमाग में से इस बात को क्लियर कर दें कि पाकिस्तान में अगर एक प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन नहीं बन सकता, पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट क्रिश्चियन नहीं बन सकता। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट इज एन इस्लामिक स्टेट, देन इट इज एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। 100% क्लियर है ये। इसमें नाकाम कोशिश की गई है 51 आर्टिकल के तहत प्रोपोर्शनेट सीटें दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया हुआ है कि चलें जी गुजारा कर लें, व्हाइट झंडे में हमारा नाम आ गया हुआ है, तो इनको सिलेक्शन पार्टीज के तहत लॉलीपॉप के तौर पे सीटें दे दी जाए और ताकि ये खामोश रहें। आपको पता है कि इस दफा प्रैक्टिकल बात है कि फेडरल में हमारा कोई मिनिस्टर नहीं आया। क्यों नहीं आया? वरना हर दफा क्रिश्चियन मिनिस्टर होता था, इस दफा नहीं आया। और अगली दफा ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं होना। उसकी बुनियादी वजह है कि अब सेंसिस में हम जो कम हो गए हैं, तो इसलिए हमारी ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया हम लोगों के लिए। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र है कि हम सैमसन भाई की तरह के और गिल साहब की तरह के थिंक टैंक्स आगे आ गए हैं। अब ये आर्गुमेंट्स हो रहे हैं और इस आर्गुमेंट्स के तहत अब कोई अच्छी चीज वाज़ेह होती जाएगी। जी, मैं सैमसन सलामत साहब आपकी तरफ ही आऊंगा। सैमसन सलामत साहब, आप इस गुफ्तगू को सारे को कैसे वाइंड अप करेंगे? 2-2 मिनट में हम आगे बढ़ते हैं। जी, पहली बात तो ये कि हमें बतौर शहरी पाकिस्तान के ये मान लेना चाहिए कि सियासत के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये हमें मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का सारा रियासती ढांचा वो मजहबी है और हम मजहबी तौर पर पाकिस्तान के बराबर के शहरी नहीं है, हम कौमी धारे में किसी तौर पर नहीं है। तीसरी बात ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम अपने आप को टोटली सियासत में मजहब की बुनियाद पर डिसएसोसिएट कर लेंगे अक्सरियत से, तो ये डिवीजन पाकिस्तान में बढ़ेगी, जिसके नताइज ज्यादा खतरनाक होंगे। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मजहब से ज्यादा अब मसलक तक जो है वो बात आ गई है, लिहाजा मैं इसको और ज्यादा जो है वो सेपरेट करने के हक में नहीं हूं। मेरी बार बार जो तजवीज है वो यही है कि हमें, अब हम जानते हैं कि मखलूत इंतखाबात के आने से कम अज कम सियासी बुनियादों पर मुस्लिम कम्युनिटी और जो हमारी हिंदू, सिख, मसीही या दीगर अकलियतों के लोग हैं, उनमें एक रब्त जो है वो बड़ा है। कम अज कम वो आपके दरवाजे पर वोट लेने के लिए आते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमने आपसे वोट नहीं लिया। आप शनीला रूत के पास जाएं, आप किसी दूसरे MNA MPA के पास जाएं जिसका ताल्लुक अकलियत से है, वो आपको कहेगा जी मैंने आपसे वोट नहीं लिया। मसला ये है। अब आखिरी जो मेरी बात है, तो मैं इसको कह के खत्म कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अकलियतों की नुमाइंदगी हो, आप उन पे ये एहसान करना चाहते हैं, तो बस ये एहसान कर दीजिए कि आप उनके सही नुमाइंदे जो है वो ले आए। सही नुमाइंदे वो होंगे जिनको वो अपने वोट से इलेक्ट करेंगे। हमारा मसला यही है, हमारा किसी शख्सियत से मसला ही नहीं है, हमारा निजाम से। सैमसन साहब बहुत शुक्रिया। जी, बनहर साहब। शुक्रिया जी। चलें, एक बात तो क्लियर हो गई, थोड़े जो लोगों को डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो गए। काशिफ अलेक्जेंडर साहब दोहरे वोट के हामी हैं, और सैमसन साहब जिन्होंने अपने ये इख्तियार के लिए जो अपना इश्तिहार प्रिंट छापा है, इसके ऊपर उन्होंने जिस तरह से तहरीर किया है, वो दरअसल दोहरे वोट की बात की गई है। ठीक, और वो दोहरा वोट लिख देते तो वो ज्यादा वाजे हो जाता। चले, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से वो भी वाजे हो गई कि ये दोहरा वोट चाहते हैं। अब जो मैंने अपनी बात की है वो उसको थोड़ा इन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मजहबी, इस्लामी और मजहबी है, और उसमें मजहब की बात शामिल है। और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया, ये हम क्यों भूल जाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जो खास बात है कि हम हुकूमत साजी के प्रोसेस को जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत साजी के मरहले में शामिल नहीं होंगे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ, तो तब तक हमें ये दौरे की बजाय आप को 4 वोट और भी कर लें, वो कुछ मिलने वाला नहीं है। और काशिफ साहब ने एक बात की थी
कि ये बल्दियाती इंतखाबात में ये प्रैक्टिस हो चुका है कि हमने उनको वोट, वो सिंगल वोट था काशिफ साहब, 2001 में भी सिंगल वोट था, बल्कि 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम वोटर के हाथ में 5 वोट थे और अकलीती वोटर के हाथ में एक बैलेट पेपर था खाकी कलर का। और जब 2005 या 6 में गालबन वो जब दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हुए तो तब 5 ही बैलेट पेपर मुस्लिम वोटर के हाथ में थे और 5 ही बैलेट पेपर नॉन मुस्लिम वोटर के हाथ में था। वो उसको आप एक ही वोट कह सकते हैं, वो डबल वोट क्रिश्चियन के पास नहीं था बल्दियाती इलेक्शन में। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने बताया आपको। तो मैं इस मुख्तसर टाइम में क्या और बात कर सकता हूँ स्वाय इसके कि कोई प्रॉपर कोई डिस्कशन का कोई अलग से एक और फोरम होना चाहिए जहां पे हम अपनी खुल के बात कर सकें। 1 घंटे में तो इसका अहाता करना मुमकिन नहीं है। तो हमारी बात तो वही है कि ये जुदागाना इलेक्शन जो है, बिनूर साहब इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग जब ये लोगों को सिखा ही रहे हैं तो कोई आप लोग सेमिनार अरेंज करवाएं। अगर आप जूम पे कहते हैं वो तो शमसन जावेद साहब करेंगे, लेकिन सेमिनार्स के थ्रू लोगों को तक अवेयरनेस मिलता है। मैं रवादारी तहरीक की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला रहे हैं ताकि इस इशू को और ज्यादा हम इस पे डिबेट कर सकें। मैं शीरी शुरू में भी कहा था कि हमें हमारी कम्युनिटी को सियासी तरबियत की अशद जरूरत है। आप कहीं भी देख लो, किसी एक नुक्ता नजर पे कोई भी कम्युनिटी लीडर्स या बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो पॉजिटिव सेंस, जो जिनका वाकई कुछ इरादा है कि हम कुछ कर जाएं या कुछ बेहतरी हो जाए आने वाली नस्लों के लिए, वो अपनी जिद और महज अपनी जो जाती एक अना है उसको सामने नहीं रखते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमें जो ये सब्ज बाग और ये लॉलीपॉप दिए गए हैं, हमें उन सब्ज बाग और ये ख्याली पुलाव जो पका के दिए गए, हमें उनसे बाहर निकलना है। एक्चुअली वी आर नॉट सिंसियर विद आवरसेल्व्स। हम खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी जात से, अपनी कम्युनिटी से मुखलस होने की जरूरत है, तब जाकर हम किसी दूसरे के साथ दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और किसी को समझ, ये कुछ लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि ये बात फलां ने की है इसलिए मैंने नहीं माननी, ये बात फलां ने की है ये इसलिए मैंने नहीं माननी। कुछ बातों को लेबल कर दिया गया है कि ये फलां ग्रुप कर रहा है ये बात, और ये बात फलां ग्रुप कर रहा है। ये नहीं चेक किया जाता कि उस बात के पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे हकायक क्या है और उसमें बेहतरी क्या छुपी हुई है। ये बिल्कुल काशिफ साहब जी, आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं तो सादा सी बात ही करूंगा कि सैमसन साहब और गिल साहब ये एक सियासत का एक रुख रख रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल व्यू सिर्फ ये है कि मेरी कम्युनिटी सफर कर रही है और उसके पास कहीं पे जाने का रास्ता नहीं है। वो एक बंद सड़क का सामना कर चुकी है और उसको हमारी इस कम्युनिटी को उसमें से निकालना है। ना हमें कानूनी मसाइल से कोई निकाल रहा है, ना हमारी सिर्फ 1-2% कोटा या 5% कोटे की सिस्टम पे आके हमारे काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं उससे, लेकिन सियासी तौर पर हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं और उसकी वजूहात नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, ये वजूहात जैसे जैसे रवैयात में भी तब्दीली आ रही है। आपको पिछले दिनों में सारों को एहसास हुआ होगा मजहबी तहरीकों की बुनियाद पर कि रवैये काफी बदल गए हैं। सैमसन साहब ने कोशिश की है कि मखलूत तरीका इंतखाब की बात करके कि वो रवैयों को तकसीम ना किया जाए, लेकिन हकीकत की बात यह है कि अब मुझे भी महसूस होता है, मैं इतने अरसे से वकालत के पेशे में हूँ, कभी भी मैं ये कहने के लिए डरता नहीं हूँ इस बात से कि पहले कभी इस तरह का रवैया नहीं था। अब मुझे भी डिस्क्रिमिनेशन फील होती है, अब मुझे इसका एहसास बुरी तरीके से है और हमारे रवैये बदलते जा रहे हैं। और कवानीन की अदम मौजूदगी में जहाँ पे हमारी बहू, बेटियां, बहनें फोर्स कन्वर्जन का शिकार हैं, हमारे बहुत सारे सियासी लीडरान कहते हैं कहाँ पे फोर्स कन्वर्जन है, कहाँ पर है? वो तो अपनी मर्जी से मजहब तब्दीली करते हैं। क्या आरजू राजा का केस जो है वो आपने उसका डिसीजन देखा? क्या उसके बाद बहुत सारे मसाइल अब सामने आ रहे हैं। मैं बतौर वकील होते एक बात कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे वकला को मैंने कहते सुना है कि नहीं ये जो ब्लास्फेमी के और असाइलम के केसेस लोग खुद बना लेते हैं और इनको डिस्क्रिमिनेशन का कोई सामना नहीं है।
कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है, सब भाग दौड़ के खुद ही बनाया हुआ है सारा कुछ। भाई मेरे उन जाके गांव के इलाकों में देखो जहाँ पे चौधरी हजरात मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी डिप्रेस्ड है, कानून मौजूद होगा तो कभी भी उनके हकूक की पामाली नहीं होगी। और वो बनाना किन्होंने है? वो बनाना हमारे नुमाइंदगान ने है। और नुमाइंदे मौजूद होंगे, इलेक्शन के थ्रू आए होंगे, तो वो ही कानून साजी कर सकते हैं। अगर हमें हमारी आर्गुमेंट के लिए बात करता हूं कि हम कहते हैं कि जी नहीं, हमने तो अपने हल्के में अपने नुमाइंदे के पास जाना है, तो दोहरा वोट ही वाहिद इस आर्गुमेंट को फुलफिल करता है कि हल्के का भी काम करवाए, कम्युनिटी का भी काम करवाए। कोई करता है या नहीं करता, सियासी जद्दोजहद आप लोगों का काम करना है और अपनी कौम की बातों को मनवाना आप पॉलिटिकल लीडरान का काम है। हमारी कम्युनिटी जो है वो सफर हो रही है, उसकी कानून साजी में मदद करें। वो एक जख्मी बदन के साथ मौजूद है, वो रो रही है और उसको रोटी चाहिए, उसको अपने कवानीन चाहिए, उनको अपनी सपोर्ट के लिए बहन बेटियां पुकार रही हैं। तो वो कानून साजी करवाने में आप लीडरान मददगार साबित हो और किसी पॉइंट पर आके अपनी कम्युनिटी को लीड करें। थैंक यू। ये 2 दिन पहले आरजू राजा केस के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, ठीक है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वो जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने की है। अब ये सैमसन सलामत साहब ये आए दिन एहतजाज करते हैं, ये भी दोहरे वोट के हामी हैं। वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी दोहरे वोट वाले हैं। अब ये काशिफ साहब बात कर रहे हैं कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है और हमें हल्के के लीडर के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए। अब आपका सदर भी आपका है, प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, चारों वज़राए आला भी आपके हैं, कैबिनेट्स भी आपकी हैं, तो सबका सारा का सारा कुछ तो आपका है। तो फिर भी आप रोड्स पे हैं, सिर्फ फिर भी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और फिर भी आपके गिले शिकवे हैं। तो क्या और क्या चाहिए आपको इस 20 साला मखलूत सिस्टम से? ये उसी की देन है कि सब के सब सड़कों पे हैं जो उसी को फॉलो करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शीरी असलम। आप अगर एक ये सारी गुफ्तगू का निचोड़ कोई आप दे सकती हैं तो कीजिए, तो हम गुफ्तगू को समेटें। मैंने आज की गुफ्तगू से सीखा कि हमारे पास जो 2 लीडर हैं, बिन हूर साहब, सैमसन सलामत साहब, तो मैं यही चाहूंगी कि ये हमारे लिए एक अभी ऑक्सीजन है, एक फर्स्ट ड्रॉप है ऑक्सीजन का। तो मैं चाहूंगी कि हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक डिस्क्रिमिनेशन का ताल्लुक है, जो आप गांव में कह रहे हैं, हालांकि अटक बड़ा बेहतरीन एरिया है, गांव और उसके दरमियान में टाउन कह सकते हैं, लेकिन इधर भी ऐसे ही चीजें फेस हो रही हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई ये सोची समझी साजिश के थ्रू हम लोगों को साइड पे किया गया है और बकायदा इसको ऊपर से पॉलिसीज बनाई गई और हम आज तक इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो आज के ये मुझे उम्मीद की किरण नजर आ गई है कि वाकई अगर जज्बे हैं हमारे अंदर, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को मानना सीखें। अगर हम अपने घर में खुद ही लीडर बन के बैठे रहे तो लोग आके हमें टोटे कर देंगे। पहले ही टोटे हैं तो जी कादिर साहब बहुत जरूर बात हो जाएगी कि देखिए ये वाकई ही पॉलिसी बनी हुई है। मैं खुद फील करता हूँ। अभी क्रिसमस के दिनों की केक कटिंग की सेरेमनीज है, अगर आप मुख्तलिफ केक कटिंग्स की सेरेमनीज को अगर गौर से देखें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो बड़ी मुश्किल से अरेंज हो रही हैं और बड़ी उसमें मैंने गवर्नर हाउस गया हूँ और मुख्तलिफ जगह पे मैंने जाके प्रेजेंट दिखा है। हमारा वहां पे जो हाल देखने वाला होता है ना उन सेरेमनीज में, मैं कहता हूँ कानों को हाथ लगाने वाली बात है। और कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी शानदार किस्म की मिनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन मिनॉरिटी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट या टेलिंग अबाउट हिंदूज और मुस्लिम अहमदीज, आई एम टेलिंग अबाउट क्रिश्चियन मिनॉरिटी। बहुत बुरा हाल है और मैं बहुत वकील होकर जाके देख चुका हूँ कि उन जगह पे हम लोगों की क्या औकात है, क्या वैल्यू है और कैसे हमें ट्रीट किया जाता है। ये हुकूमती पॉलिसीज भी है और खास करके एक मखसूस कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा है और क्रिश्चियन मिनॉरिटीज का एहतसाल जबरदस्ती किया जा रहा है। हर जगह पर जबरदस्ती एहतसाल किया जा रहा है, उनको हर शोबे में नीचे लगाया जा रहा है। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप सियासी लीडरान है तो आप मेहरबानी फरमाएं और कौम को लीड करें और सारी जगह पे जाकर लोगों को एक नुक्ता नजर पे लाने की कोशिश करें।
बिल्कुल। और मैं आप दोनों को यहाँ पे एज़ ए लीडर देखते हुए मैं कहूँगी कि खुदारा अपने वोट बैंक को बढ़ाएँ। अपने जो है ना सेंसेस उनको आप रिव्यू करवाएँ पास्टर्स के ज़रिए, वो जो टीचर्स हैं संडे स्कूल टीचर्स के ज़रिए, स्कूलों के ज़रिए किसी तरीके से अपनी दोबारा से सेंसस करवाएँ ताकि हम इतने थोड़े नहीं हैं, जितने थोड़े हमें गिना गया है। तो इसलिए अब आप लोगों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं आप लोगों के कंधे पे, आप लोग इस भार को भी साथ लेके चलो। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना है, जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो टेक केयर, आप अपना भी ख्याल रखिएगा और सबका भी। और मैं शुक्रिया भी अदा करता चलूँ सैमसन सलामत साहब का, फिर बनहर यूसुफ गिल साहब का, एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब का, और इसी तरह श्री असलम साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।